मेरी पत्नी शेन मान्युए वह सिर्फ जड़ी बूटियां तैयार करने में ही निपुण नहीं है, बल्कि औषधीय भोजन से ठंड भगाने की प्राचीन विधि भी जानती है। तुम्हारी पत्नी वही मान्युए दुकान की मालिक शेन? वो एक औरत होकर ये कर पाएगी? हजूर, हालात बेहद नाजुक है। मैं अपने सिर की कसम खाकर जमानत देता हूँ। अब जो आखिरी उपाय है वही आजमा ले। हजूर, कृपया उसे शिविर में आकर एक बार कोशिश करने की इजाजत दें। ये पतली खिचड़ी हटा दो, बड़ी देग लाओ और पानी खौलाओ। अदरक छिलके सहित हो, गुड़ पका हुआ हो और इसमें ये फांगफंग भी डालो, पेरेला और माहुआंग भी। तेज आंच पर एक पैर नहीं, बस एक धूपबत्ती जितनी देर उबालो। दवा का पूरा असर बाहर निकालना जरूरी है। इसे प्राचीन विधि की औषधीय अदरक की काढ़ा सूप कहते हैं। इसे पीने से पूरे शरीर में पसीना छूट जाता है और शरीर के भीतर जमी ठंडी बुरी हवा को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। मान्युए, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। भाई गरम गरम ही पी लो, बड़े घूंट भरकर पियो। बहुत गर्म है। हजूर, वो जोंगची, मुझे लग रहा है कि मेरी छाती में जो ठंडा जकड़ाव था वो छंट गया और गले में भी खुजली नहीं रही। कमाल है, सचमुच कमाल है। मालकिन शेन का ये औषधीय अदरक का सूप फौजी वैद्य के कड़वे काढ़े से 100 गुना ज्यादा असरदार है। हजूर, आप बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। ऐसी सर्दी जुकाम की शुरुआत में सबसे जरूरी है पसीना निकालकर रोग दूर करना। ये अदरक का काढ़ा लगातार 3 दिन पी लिया जाए तो भाई पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मालकिन शेन के होते हुए अब मेरे इन भाइयों की जान बच जाएगी। हुक्म जारी करो, रसोई में दिन रात यही काढ़ा पकाया जाए। पूरे शिविर के हर सैनिक को एक एक कटोरा दिया जाए ताकि सर्दी से बचाव हो सके। मालकिन शेन, आज तुमने मेरे इस पूरे शिविर के भाइयों को बचा लिया है। मैं तुम्हें पुरस्कार में शू ब्रोकेट के 2 थान और 50 तौल चांदी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हजूर। संदेश हुओ जोंगची, आदेश सुनो। हुओ चांगफंग ने उचित सिफारिश कर बड़ा योगदान दिया और सेना में फैली महामारी का इलाज कराया। वह रोजमर्रा के सैनिक प्रशिक्षण में भी उत्कृष्ट रहा है और रसद पहुंचाने में भी उसका बड़ा योगदान है। आज से उसे विशेष पदोन्नति देकर 6ठे दर्जे के बायहू के पद पर नियुक्त किया जाता है। बायहू साहब की जय। मालकिन चेन हु साहब का एक और आदेश है। सेना के नियमित मरहम और मौसम बदलने पर दिए जाने वाले काढ़े सब अब मान्युए भोजनालय से खरीदे जाएंगे और सिलाई कढ़ाई की दुकान को औपचारिक रूप से सेना के निर्धारित तैयार कपड़ों की आपूर्ति केंद्र में उन्नत किया जाता है। चेन साहब के भरोसे के लिए धन्यवाद। मान्युए वचन देती है कि माल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बनी रहेंगी और सेना के काम में जरा भी देर नहीं होगी। अरे वाह बायहू साहब, आपके पधारने से तो मेरी दुकान धन्य हो गई। आप क्या देखना चाहेंगे? मुझे एक बालों की पिन चुननी है अपनी पत्नी को देने के लिए। बहुत चटक भड़क वाली नहीं, सलीकेदार होनी चाहिए जो उस पर जंचे। हजूर, ये वाली देखिए, ये हमारी दुकान की सबसे अनमोल चीज है। बस ये चाहिए, इसे बांध दीजिए। हुओ बायहू, आज पदोन्नति के लिए बधाई। आंगन में भाइयों के साथ 2 पैक और क्यों नहीं लगाए? पी चुका हूं, मैं शहर के गहनों वाले बाजार होकर आया हूं। मान्युए, उस वक्त परेड मैदान में मैंने बस यही समझा था कि मैं एक बेचारी औरत से शादी कर रहा हूं ताकि साथ निभाकर जीवन कट जाए, लेकिन अब तुमसे शादी कर पाना मेरे हो चांगफंग के इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे लिए भी। देखा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दवा लगी और रोक गया। शेन मालिकिन ने जो कुछ जड़ी बूटी की पट्टियां लगाई और ऊपर से 3 दिन अदरक का काढ़ा पिला दिया तो ये लौंडे बीमारी से पहले से भी ज्यादा लड़ाकू हो गए। हुजूर ने बिल्कुल सही फरमाया। श्रीमती शेन की ये पुरातन औषधीय पाक विधि और जड़ी बूटी का नुस्खा सचमुच कमाल कर देने वाला असर रखता है। मैं दिल से मान गया। हुजूर, भाइयों की देह नींव अच्छी है, ये ठंड का असर बाहर निकल जाए तो फिर कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। शेन मालिकिन, तुमने तो मेरी तीसरी टुकड़ी की पूरी लड़ने की ताकत बचा ली। भाइयों, इन कुछ दिनों में तुम्हें मौत के मुहाने से वापस कौन खींच लाया? शेन मालिकिन, प्राण बचाने का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हुआ जोंगची ने ऐसी जीती जाती देवदूत सी स्त्री से ब्याह किया है, ये तो पिछले जन्म के पुण्य है। हम जैसे भोंदू लोगों को भी अब आगे के लिए आस बंद गई है। हुजूर, सर्दी जुकाम तो उतर गया है, लेकिन सरहद की ठंड बहुत कड़ी है। सैनिक रोज की कसरत और अभ्यास में चोट खरोच खा ही जाते हैं।
ये मेरे मानवीय भोजनालय के पिछवाड़े वाले औषधि कक्ष में पकाया गया रक्त संचार बढ़ाने वाला मरहम है। मैं चाहती हूँ कि ये मरहम नियमित रूप से छावनी में भेजती रहूं और शिविर में आकर दवा पकाने व हल्के घायलों की देखभाल में मदद करूं। न जाने इस बारे में हुजूर की क्या राय है? अच्छा, बहुत अच्छा। फौज में इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है। मेरा हुक्म पहुंचा दो। अब से फौज में जितने भी नियमित मरहम और मौसम बदलने पर बीमारी से बचाने वाले काढ़े चाहिए हो, सबके सब मानवीय भोजनालय से मंगाए जाएं। और सिलाई घर के तैयार कपड़ों के ऑर्डर में 30% और बढ़ा दो। अरे भगवान, ये तो शुभ ब्रोकेड है। मैंने आधी से ज्यादा उम्र गुजार दी पर इसे कभी देखा तक नहीं था। हमारा घर तो अब सच में पूरी तरह संभल गया। भाभी, हमारी दुकान के पास सब व्यापारियों के सफर राशन के ऑर्डर हैं, छावनी के मरहम और तैयार कपड़ों के ऑर्डर हैं। पिछवाड़े के उन 10-15 लोगों को भी अब सिर्फ पेट भर खाना ही नहीं मिलेगा, हर महीने अच्छी खासी मजदूरी भी बचा पाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। फौज की ऑर्डर पक्की रोजी है, लेकिन हम सिर्फ किसी एक सहारे पर नहीं टिक सकते। जुनर, कल से तुम ये चांदी लेकर कस्बे में जाकर पता करो कि कौन सी अनाज तेल की दुकान भरोसेमंद है। हमें अब अनाज और कपड़ा जमा करना शुरू करना होगा। अनाज जमा करना? आजकल के हालात में अनाज के दाम सस्ते नहीं है। सरहद पर बरसात का मौसम बीते ही घास पात खूब घना हो जाता है। मैंने इन दिनों की हवा का रुख देखा है। उत्तर की तरफ कुछ हलचल लग रही है। तैयारी रहे तो चिंता नहीं होती। हाथ में अनाज हो तभी मन नहीं घबराता। सज्जनों, उत्तरी सीमांत के बर्बर कबीलों की हलचल इन दिनों बार बार बढ़ रही है। उनकी छोटी छोटी घुड़सवार टुकड़ियां पहले ही सीमा पर लूटपाट कर रही है। बड़ा युद्ध शायद बस फूट पड़ने ही वाला है। हो चांगफंग, आदेश सुनो। आपका अधीनस्थ हाजिर है। इन दिनों तुम्हारी सिफारिश कारगर रही। सेना में फैली महामारी भी काबू में आई और हमारी सेना की लड़ाकू ताकत बची रही। रोजमर्रा में भी तुम प्रशिक्षण खड़ा रखते हो और रसद की ढुलाई में तो तुमसे जरा भी चूक नहीं होती। जब बड़ा दुश्मन सामने हो तभी अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। अब जबकि तुम पहले से ही अग्रिम टुकड़ी के बाई हो, इस बार दुश्मन का सामना करने में मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने अधीन 300 चुनिंदा जवानों का नेतृत्व करो। अग्रिम दस्ता बनकर तुरंत रवाना हो जाओ। क्या तुम ये आदेश स्वीकार करने का साहस रखते हो? मैं आदेश स्वीकार करता हूँ, चाहे तलवारों का पहाड़ हो या आग का समंदर, पीछे नहीं हटूंगा। उन बर्बरों को सरहद पर आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मानवीय, मुझे युद्ध पर जाना है। परसों सुबह उन बर्बरों की हलचल के जवाब में रक्षा सेनापति ने मुझे आदेश दिया है कि मैं 300 अग्रिम सैनिकों को लेकर अगुआ दस्ते की तरह आगे बढ़कर राह टटोलूं। अग्रिम शिविर? वो तो ऐसी जगह है जहाँ जान बचना बहुत मुश्किल होता है। चाचा झांग, अभी के अभी औषधि कक्ष जाओ और गोदाम में जो भी जड़ी बूटियां खून रोक सकी हैं या ठंड से बचा सकी हैं, सब बांधो। फिर सिलाई घर की औरतों से कहो कि फौरन 300 जोड़ी मोटे रुईदार दस्ताने और घुटना रक्षा तैयार करें। जी बड़ी मालिकिन। जुनार, पिछली रसोई में जाओ और कहो कि भट्टी दिन रात बिना रुके चले। सबसे ज्यादा टिकने वाला सूखा मांस और रोटियां सेंकी जाए, जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। जी जी। मानवीय, इतनी तैयारी की जरूरत नहीं। फौज के पास अपना सामान होता है। फौजी रसद अपनी जगह, लेकिन मेरे शेन मानवीय के आदमी की अग्रिम टुकड़ी सबसे अच्छी चीजें ही इस्तेमाल करेगी। तुम बस आगे बढ़कर दुश्मन से लड़ो, पीछे की सारी रसद मैं संभालूंगी। अभी भी लगी हुई हो? सरहद की ठंड बहुत कड़ी है। इस अंदर पहनने वाले कपड़े में मैंने हवा रोकने वाला खरगोश का रुआं लगाया है। बदन से लगाकर पहनोगे तो गर्म रहेगा। अभी जरा ये काम छोड़ो, ये देखो। ये क्या है? ये उस भेड़िया झुंड के सरदार का दांत है जिसे मैंने पहली बार रणभूमि में अपने हाथों से मारा था। इन सालों में मैं इसे हमेशा अपने पास पहने रहा हूं। इसने मुझे कई मुसीबतों से बचाया है। इस बार का अभियान खतरनाक है, इसलिए मैं अपना ये ताबीज तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। मेरे लौटने का इंतजार करना। मैं शेन मान्युए अच्छे भाग्य की छाया में हूँ। ये भेड़िए का दांत तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जरूर हर संकट से बचकर विजय पाकर लौटोगे। क्यों भला? वो दो सौजिन की औरत भला सौ घरपति की बीवी कैसे बन गई और मुझे एक निकम्मे के साथ रहकर अपमान सहना पड़े? जरा हो चांगफिंग को देखो, वो तो अब 100 घरपति तक बन गया और तुम अभी बस एक मामूली जुंची ही हो। आखिर तुम किस बात के मर्द हो? ए बदज़बान औरत, यहां तमाशा मत कर। अगर तुम दिन भर बाहर जाकर झगड़े न खड़े करती और शेन मान्युए को नाराज न करती तो क्या हजारपति साहब मुझे हर बात पर आंखें दिखाते। चलो घर लौटो। नहीं, मैं शेन मान्युए को हर वक्त अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा उसकी कमाई का रास्ता बंद करने के लिए। ली साहब, जरा एक तरफ चलकर बात करें। अरे ये तो चेन चूंची की धमतनी है ना? कहिए क्या काम है? ली साहब, मैंने पता किया है कि फौज में जल्द ही सर्दी के लिए बड़ी खेप में फौजी कपड़े खरीदे जाने वाले हैं। रकम भी बहुत बड़ी है। ये ऑर्डर असल में शेन मान्युए की सिलाई दुरुस्ती की दुकान को मिलने वाला था, है ना? वो तो हजारपति साहब का तय किया हुआ नियम है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? हुजूर,
मैं भी राजधानी के जनरल के महल से आई हूँ। जो कढ़ाई करने वाली औरतें मैं साथ लाई हूँ उनकी कारीगरी शिन मान्युए के यहाँ की उस बूढ़े कमजोर और बीमार झुंड से 100 गुना बेहतर है। बस हुजूर ये बड़ा ऑर्डर मुझे दिला दीजिए, मैं शिन मान्युए से 20% कम दाम लगाऊंगी और जो बचत होगी उसका सारा फर्क आपकी सेवा में पेश कर दूंगी। क्या ख्याल है? ठीक है, इंसान धन के लिए मरता है, चिड़िया दाने के लिए। ये सौदा मैं हजारपति साहब से छिपाकर तुम्हारे नाम करवा दूंगा, लेकिन काम मुझे एकदम बढ़िया चाहिए। हुजूर निश्चिंत रहें, जरा भी गड़बड़ नहीं होगी। शिन मान्युए, बस देखती जा। जब मैं ये बड़ा ऑर्डर लेकर पैसा कमा लूंगी तो मेरे पति को फिर से अपने अफसरों की नजर में अहमियत मिल जाएगी। फिर देखती हूँ तुम मेरे सामने कैसे रोक झाड़ती हो। जल्दी काम करो। कपड़ा भले थोड़ा घटिया है, लेकिन वैसे भी उन साधारण सिपाहियों के बदन पर पहनाया जाएगा, कौन पहचान पाएगा? लियू बीबी, ये कपड़ा बहुत कमजोर है और अंदर की रुई भी घटिया मिलावटी है। इससे ठंडी हवा बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये धागा भी सबसे सस्ता और पतला है, जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाता है। इतनी बकवास किस लिए? जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। टाके बड़े बड़े लगाओ। एक दिन में 10 जोड़ी तो तैयार होनी ही चाहिए। जिसने भी मेरी कमाई में देरी की उससे 1 पैसा मजदूरी नहीं मिलेगी। शिन मान्युए, इस बार जीत मेरी पक्की है। ये कैसा घटिया कपड़ा है? इसके टाके तो मेरी दादी के सिले जूते के तलवों से भी ढीले हैं। हाय भैया, ये कपड़ा तो कागज से भी ज्यादा नाजुक है, छूते ही फट जाता है। ये क्या हो रहा है? सर्दी के ये फौजी कपड़े बांटे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इनकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? जनरल साहब, शांत हो जाइए। ये अधीनस्थ अभी जाकर जांच कराए। हरामजादो, जब दुश्मन सामने खड़ा है तब भी तुम लोग फौजी रसद में घोटाला करने की जुर्रत करते हो और अपने भाइयों को ऐसे चिथड़े पहनाकर उन बर्बरों से जान की बाजी लगवाओगे। जांच करो, पता लगाओ इसे किसने संभाला था। इन फौजी कपड़ों की इस खेत के पीछे जो है, मैं उसे जिंदा चीर डालूंगा। अब भी नहीं बोला तो मैं अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर, जान बख्श दीजिए। ये चेन जुंगजी की बीवी लियू यी का काम है। मूर्ख, महज 100 लियांग चांदी के लिए तुमने मोर्चे पर लड़ रहे भाइयों की जान से खिलवाड़ किया। कोई है? इस घूसखोर कानून तोड़ने वाले कमीने को खसी कर ले जाओ। 50 भारी सैन्य डंडे मारो, फिर मौत की कोठरी में डाल दो। सारे सिपाही तैयार करो, मेरे साथ चेन फेंक के घर चलो। उस जालिम जहरीली औरत लियू ही को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जी अभी। जहरीली औरत। हजारपति साहब, आखिर मामला क्या है? अपनी स्नेक बीवी के काना में तो देखो। इसने छोटे अफसर को रिश्वत देकर मालिक शेन का ऑर्डर छीन लिया। ऐसा कूड़ा करकट लाकर दिया है, किले के सेनापति महाराज क्रोध से भर उठे हैं। उसका सिर काटकर ध्वज की बलि चढ़ाने का हुक्म है। तू तो मेरे पूरे परिवार को अपने साथ मरवा कर ही छोड़ेगी। स्वामी, मुझे बचाइए। मुझे नहीं पता था कि वो कपड़ा इतना घटिया है। मैं तो बस थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। दूर हट, तू निकम्मी औरत काम बनाने से ज्यादा बिगाड़ती है। मैं चेन फंग इस जन्म में पूरी तरह तेरे हाथों बर्बाद हो गया। इसे ले जाओ और किले के सेनापति महाराज के हवाले करो, वही फैसला करेंगे। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। सैनिकों की जान के बदले श्रृंगार का पैसा कमाना चाहती हो। कोई है? इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और सिर कलम कर दो। जनरल, दया कीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगी। मैं सारी पेशी वापस कर दूंगी। जनरल, बस मेरी जान बख्श दीजिए। जनरल, कृपया क्रोध शांत करें। मैं अपनी सारी संपत्ति देकर हरजाना भरने को तैयार हूँ, बस उसकी जान बख्श दीजिए। इसे मार देना बड़ी बात नहीं, पर अगर 5 दिनों में तैयार न हुए, 500 फौजी वर्दियां न मिली तो सैनिक कैसे गुजारा करेंगे? कस्बे में कौन सी दुकान है जो ये मुसीबत अपने सिर ले सके? मैं ये काम ले सकती हूँ। मैं प्रजा की श्री शिन मान्युए सैन्य प्रतिज्ञा पत्र देने को तैयार हूँ। 5 दिन में 500 जोड़ी फौजी कपड़े परेड मैदान में पहुँचा दूंगी। दुकानदार शेन, फौज में मजाक नहीं चलता। अगर मैं ना दे सकी तो अपना सिर लेकर हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन मेरी एक विनती है। कहो। जनरल, कृपया चेन फंग और लियू यी को छोड़ दीजिए। लियू यी का अपराध अक्षम्य है, लेकिन मेरी कार्यशाला में लोगों की बहुत कमी है। उसके बिना उसकी देख रेख में काम करने वाली, कढ़ाई करने वाली औरतें काम नहीं कर पाएंगी। जनरल, कृपया फिलहाल उसकी फांसी रोक दें। उसे मेरी कार्यशाला में कठिन मजदूरी करने दें ताकि वह अपने अपराध का प्रायश्चित कर सके। ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर उसकी जान बख्श देता हूँ। मान्युए, मालकिन शिन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। पहले मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं थी। मुझसे गलती हुई। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मेरा इरादा तुम्हें बचाने का भी नहीं था। मैंने ये काम मोर्चे पर लड़ रहे
उन सैनिकों के लिए लिया है जो जान देकर देश और घर की रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारी वजह से ठंड से मर नहीं सकते। आज से कार्यशाला में तुम सबसे कठिन काम करोगी। सुई धागे के हर टांके से अपने पाप का प्रायश्चित करना। तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब यही खत्म। मौसी जी, भाभीओ, फौज के सैनिकों के पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। वे सीमा पर कभी भी ठंड से मर सकते हैं। हम जो जनरल साहब के घराने से जुड़े हैं, क्या उन्हें मरते देखते रह सकते हैं? अच्छा, चाचा झांक, कस्बे से जितने भी तेल के दिए मिले सब खरीद लाइए। हम आज रात ही काम शुरू करेंगे। 5 दिनों के भीतर छावनी में जो कई 100 फौजी कपड़े कम हैं, वे सब तैयार करने ही होंगे। मैं शेन मान्युए सौभाग्य से भरोसा नहीं तोड़ा। 500 जोड़ी बिल्कुल नई सर्दियों की फौजी वर्दियां सब यही हैं। जनरल, कृपया जांच लें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कपड़े हैं। दुकानदार शेन, तुमने रात रात भर जाकर फौजी कपड़े तैयार किए। तुमने मेरी सीमा सेना की तात्कालिक बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। जनरल, आप मुझे जरूरत से ज्यादा मान दे रहे हैं। मेरा आदेश पहुंचा दो। आज से सीमा सेना की 3री बटालियन का सारा रसद, चाहे दवाइयां हो, सूखा राशन हो या तैयार कपड़े, सब कुछ मान्युए की दुकान को सौंपा जाएगा। वही पूरा प्रबंध करेगी, कोई बीच में दखल नहीं देगा। युद्ध आ गया। इस बार बर्बरों की 20,000 की फौज आई है और वे पूरे जोर से चढ़ाई कर रहे हैं। हमारी सीमा पर सैनिक कम है, सीधी टक्कर ली तो हार गए हैं। जनरल, मैं अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व करके शहर से बाहर निकल दुश्मन का सामना करना चाहता हूँ। जनरल, सीधी भिड़ंत ठीक नहीं होगी। मैंने कभी जनरल के निवास पर पुराने जनरल का सीमा क्षेत्र का नक्शा देखा था। उत्तरी पहाड़ में एक छिपी हुई घाटी है। उसके मुहाने पर चील की चोंच जैसी एक चट्टान है। अगर विशेष दस्ता वहां से निकल जाए तो वो बर्बरों की निगरानी से बचकर दुश्मन की पीछे की पंक्ति तक पहुंच सकता है और उनकी रसद काट सकता है। वाह, ये तो जड़ पर चोट करने वाली चाल है। हुआ चंगफंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि 300 अग्रिम सैनिक लेकर जाओ। अपनी पत्नी की योजना के मुताबिक दुश्मन की रसद में आग लगा दो। आज्ञा का पालन होगा। सौ सैनिक अधिकारी महोदय, देखिए ये क्या है। 100 साल पुराना जिनसिंह। मान्युए, तुम तो सच में मेरी भाग्यशाली तारा हो। युद्ध में भी खजाना मिल जाता है। मान्युए, तुम्हारी वह जड़ पर चोट करने वाली चाल सच में कमाल की योजना थी। जैसे ही बर्बरों की रसद नष्ट हुई, वे 10 दिन भी नहीं टिक पाए और पूरी पंक्ति से पीछे हट गए। किले के सेनापति महाराज ने खुद मेरे नाम सबसे बड़ा श्रेय दर्ज किया। जनरल, निवास का नक्शा कभी गलत नहीं होता। बस तुम सकुशल लौट आए, यही काफी है। देखो तो, ये क्या है? तुम्हारी किस्मत तो ऐसी है जैसे शुभ मछली का आशीर्वाद हो। युद्ध में भी दौलत मिल जाती है। उस दिन भगोड़े सिपाही का पीछा करते हुए मैंने बर्फ में एक लात मारी और वहां से 100 साल पुराना जिनसिंह निकल आया। लौटते वक्त मैं रास्ते में कस्बे की सबसे बड़ी जड़ी बूटी की दुकान पर गया। दुकानदार की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वहीं के वहीं 2000 तायल चांदी देने की बात पक्की कर दी। 2000 तायल? हमारा घराना कई पीढ़ियों में भी इतना पैसा नहीं कमा पाता। भैया, भाभी, क्या अब हम कस्बे में एक बड़ा मकान खरीद लें और कई दर्जन मुंह सिंचित खेत लेकर किराया वसूलें? न मकान खरीदेंगे न धान के खेत। मैं इस पैसे से गांव के पश्चिमी छोर की उत्तरी पहाड़ी से लगी हुई वो हजारों मुंह बंजर जमीन खरीदूंगी। मैं उसे पूरी तरह जोतकर सबसे कीमती औषधीय जड़ी बूटियां लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारा हो परिवार इस तरह कर सबसे बड़ा शाही औषधि व्यापारी बने, जो सिर्फ सीमा सेना को ही नहीं बल्कि राजधानी तक भी जड़ी बूटियां बेचे। ठीक है, जैसा तुम कहो। बंजर जमीन खरीदेंगे, जड़ी बूटियां उगाएंगे। मालकिन मान्युए, सबने सुना है आप बंजर जमीन जोतने और जड़ी बूटियां उगाने के लिए लोगों को काम पर रखना चाहती है। सो आसपास के सभी गांवों से तगड़े मजदूर सब आ गए हैं। बस आप हुक्म दीजिए, काम कैसे करना है। गाँव वालों, हमारे हो परिवार ने ये 1000 मुंह बंजर जमीन खरीदी है ताकि सरहद का सबसे बड़ा औषधीय बागान बनाया जा सके। आज काम पर रहते हुए मैं बस 3 नियम रखती हूँ। पहला, जो काम चोरी करेगा उसे नहीं रखा जाएगा। दूसरा, जो फूट डालेगा या बात नहीं मानेगा उसे नहीं रखा जाएगा। तीसरा, जो ईमानदार है, मेहनत करने को तैयार है और नियम से काम करेगा, उसे मैं कस्बे के मजदूरों की मजदूरी से 1.5 गुना दूंगी। और रोज 2 वक्त पेट भरकर मांस सब्जी वाला खाना भी मिलेगा। मालकिन मान्युए बड़ी नेक है, हम सब आपके नियम मानेंगे। चाचा जांग, कल रात जो नक्शा मैंने बनाया था उसके हिसाब से इन 1000 मुंह जमीन को 10 हिस्सों में बांट दीजिए और हर हिस्से में एक सबसे भरोसेमंद मेहनती आदमी को टोली का सरदार बनाइए। जुनेद, तुम हिसाब किताब और मजदूरी बांटने का काम संभालो। हर दिन काम खत्म होते ही वही भुगतान होगा, एक पैसा भी बाकी नहीं रहेगा। हो? सब लोग थोड़ा आराम कर लो।
मांस वाले बन खाओ और हड्डी का सूप पी लो। ये मान्युए मालकिन तो आखिर औरत ही है, दिल की नरम है। हम थोड़ा कम भी काम करें तो उसे पता नहीं चलेगा। तीसरे हिस्से का टोली सरदार कहाँ है? इन तीनों का आज का काम बिल्कुल मानक के लायक नहीं है। बागान के नियम के मुताबिक जो काम चोरी करेगा उसे तुरंत निकाला जाएगा और फिर कभी काम नहीं मिलेगा। अरे तू एक औरत होकर हमें निकालने वाली कौन होती है? हम तो चाचा झांग, इन्हें अभी के अभी बाहर निकालो। चलो चलो चलो, यहाँ खड़े होकर आंखों में मत भरो। सब लोग ध्यान से सुन लो, मेरे शिन मान्युए के पैसे सिर्फ और सीधे सच्चे मेहनत करने वाले लोग ही कमा सकते हैं। जब तक तुम सब मेरे साथ लगन से काम करोगे, मैं यकीन दिलाती हूँ इस सदी हर घर में सब नए रुईदार कपड़े पहनेंगे और जी भरकर बढ़िया मांस खाएंगे। हो साहिबा के इस बागान में उगी जड़ी बूटियां गुणवत्ता में जियांगनान की शाही भेंट वाली औषधियों से भी बेहतर है। ये तो अनमोल खजाना है। हो भाई हूँ, आपकी धर्मपत्नी की काबिलियत और दूरदृष्टि, वो सचमुच वीरांगना है। इस सरहद का आधा आसमान तो मानो वही संभाले हुए है। ये 1000 मुंह की औषधि, खेती तुम्हारी अपनी मेहनत से खड़ी की हुई दुनिया है। इससे हमने मिलकर संभाला है। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का फरमान है, सीमा के रक्षक सेनानायक हो चांगफंग, जिन्होंने 3 वर्षों तक सेना का नेतृत्व कर बर्बर कबीलों से युद्ध किया और बार बार महान विजय प्राप्त की, और हमारे महान जिन साम्राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित रखा, अतः हो चांगफंग को विशेष रूप से सीमा शांतिदूत महान जनरल 2य श्रेणी के पद पर आसीन किया जाता है। ऐसा ही आदेश है। प्रजा सेवक हो चांगफंग आदेश स्वीकार कर सम्राट को धन्यवाद देता है। जनरल की जय हो। मालकिन, ये दुनिया मैं जीत कर ले आया हूं और ये किस्मत भी मैं आपके लिए जीत कर ले आया हूं। जनरल ने ये दुनिया जीतने के लिए जो रसद और सामान पाया वो तुम्हें किसने दिया था? मालकिन ने। मैं वो चांगफेंग इस जन्म में पूरी तरह मालकिन का हूं।